भारत की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट कौन सी है? विंध्यास के दक्षिण में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा मेंबर्स भेजता है लोकसभा में? ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ के लोग अपनी रीजनल आइडेंटिटी और अपनी भाषा को लेकर बहुत ज़्यादा वोकल रहते हैं? दोस्तों, मेरा नाम है अमित महाजन और मैं आपका अपने चैनल लेमन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स पर स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज हम जिस राज्य की बात कर रहे हैं उसका नाम है तमिलनाडु। ये भारत के दक्षिण में स्थित है और जैसा कि हम सब जानते हैं, लोकसभा के इलेक्शंस हमारे सामने हैं और तमिलनाडु एक बहुत बड़ी स्टेट है। वहाँ से 39 मेंबर्स लोकसभा में चुन कर आते हैं। तो ये जो तमिलनाडु स्टेट है, 2011 के सेंसस के अनुसार इसकी पॉपुलेशन है 7.20 करोड़, जिसमें से 68% के करीबन ओबीसीज हैं, 20% शेड्यूल कास्ट हैं, 1% एसटीज हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, और 10% अपर कास्ट हैं। तो अब क्या हो रहा है कि बीजेपी ने टारगेट किया है 370 सीट्स का लक्ष्य अपने ऊपर। पिछली बार जैसे हम जानते हैं, बीजेपी की खुद की सीट्स जो थी वो 303 थी लोकसभा में। अब बीजेपी कर रही है टारगेट 370। तो ये 370 आएंगे कहाँ से? हिंदी बेल्ट में तो बीजेपी सैचुरेट कर चुकी है, तो कहाँ की तरफ बढ़ेगी बीजेपी इस टारगेट को पूरा करने के लिए? तो बीजेपी की नज़र मेरे दोस्तों इस वक्त पे है पूर्वी भारत की तरफ, बंगाल उड़ीसा में अपनी सीटें बढ़ाने की तरफ, और दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में पिछली बार आंध्र प्रदेश में इन्हें कोई सीट नहीं मिली थी बीजेपी को। इस बार ये पवन कल्याण और तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू के साथ में हैं, तो ये सीट्स टारगेट कर रहे हैं कि हमें आंध्र प्रदेश से भी सीट्स मिलेंगी। केरल में भी ये टारगेट कर रहे हैं कि हमें सीट्स इस बार आएंगी, पिछली बार कोई नहीं आई थी। कुछ एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं केरला में जहाँ पे बीजेपी टारगेट कर रही है कि हमें सीट्स आएँ। और बीजेपी इस टाइम पे जिस स्टेट को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा वोकल है, जैसे पिछली बार वो बंगाल को लेकर थी, इस बार सबसे ज़्यादा वोकल और एग्रेसिव बीजेपी तमिलनाडु को लेकर है। अब तमिलनाडु जो है 39 सीट्स जैसे मैंने आपको बताया, तो बीजेपी का स्पेशल एम्फेसिस जो है वो इस टाइम पे तमिलनाडु पे है। इस साल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, आज जैसे ही हम ये वीडियो बना रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस वक्त पे 7वां दौरा है तमिलनाडु का। पीएम मोदी ने वहाँ पे 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इनॉग्रेट किए हैं और बीजेपी एक आउटरीच कर रही है तमिलनाडु के लोगों को कि वो उसे एक मौका दें सत्ता में आने के लिए। तो दोस्तों, मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, जो उन्होंने थानी टीवी को दिया था, जो कि एक तमिल न्यूज़ चैनल है। उसमें उन्होंने बताया कि मेरी नज़र में तमिल लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि तमिल लैंग्वेज जो है ये संसार की सबसे प्राचीन जीवित भाषा है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमने संगोल को जो उसकी उचित वैल्यू है, उचित स्थान है, वो दिया है। 1947 में अधिनियम ने ये दिया था प्रधानमंत्री नेहरू को जब आज़ादी मिली थी, लेकिन नेहरू जी ने उसे वो रिस्पेक्ट नहीं दी थी और उसे एक म्यूज़ियम में रख दिया गया था वाराणसी में, एक वॉकिंग स्टिक बोलकर। तो ये संगोल वो है जिसे चोल राजा यूज़ किया करते थे। राजराज चोल, आप समझते हैं ना, चोल राजवंश तमिलनाडु का, वो यूज़ किया करते थे। तो हमने जब नया पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई तो हमने संगोल को सबसे आगे रखा, और जैसा हमने देखा अधिनम सीयर्स जो थे, अधिनम साधु, वो भी वहाँ पे आए थे जब संगोल को प्रतिष्ठित किया जा रहा था। तो उन्होंने ये भी कहा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि हमने, काशी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे जब आप जाएं तो वहाँ जो मल्लाह होते हैं, जो किश्ती चलाते हैं, वो वहाँ पे वाराणसी में तेलुगु लोग भी आते हैं, कन्नड़ लोग भी आते हैं, महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं, बंगाल से भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग काशी में तमिलनाडु से आते हैं। तो ये जो मल्लाह लोग हैं ये तमिल लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने वहाँ पे
काशी तमिल संगमम का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे हम तमिल लोगों को वहाँ पे रीच कर रहे हैं। फिर उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, ये सेंगोल का भी एग्जाम्पल दिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि तमिलनाडु देश की दूसरी सबसे बड़ा विकसित राज्य है, सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। और दोस्तों ये फैक्ट है, तमिलनाडु का जो जीडीपी है वो मैसिव है, $294 बिलियन है। और ये जीडीपी वाइज देश में सेकंड नंबर पे आता है, पहला तो महाराष्ट्र है जैसे हम सब जानते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है भारत का एक विकसित देश बनने के लिए 2047 तक। जब उन्होंने ये इंटरव्यू दिया थानी टीवी को, तो उन्होंने उसमें डीएमके को भी टारगेट किया कि ये जो डीएमके पार्टी है, ये लोग तो सिर्फ अपना सोचते हैं, ये लोग भ्रष्ट हैं, लोगों का नहीं सोचते। और इन्होंने क्या कि ये परिवारवाद की पार्टी है। ये जैसे आप देख लें, पहले करुणानिधि जी आए, उसके बाद उनके बेटे स्टालिन आए, अब दयानिधि स्टालिन आएंगे। तो ये परिवारवादी पार्टियां हैं, इनमें डेमोक्रेसी नहीं होती और ये लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे सोच देखने लायक थी कि जब अब प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही कैंपेन कर रहे हैं तमिलनाडु में, वो डीएमके के अगेंस्ट तो बोल रहे हैं, लेकिन वो एआईएडीएमके के पलानीसामी के अगेंस्ट कुछ डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि शायद बीजेपी की अलायंस थी आईएडीएमके के साथ जो शायद अभी टूटी है। तो पोस्ट पोल अलायंस की जो ऑप्शन है वो बीजेपी खुला रखना चाहती है। उसके बाद ये तो बात हुई मोदी जी की। अब मैं बात करूंगा बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अन्नामलाई जी की। अन्नामलाई जी एक करियर आईपीएस ऑफिसर थे, जिन्हें सिंघम कहा जाता था, रियल लाइफ सिंघम। उन्होंने कर्नाटका में बहुत काम किया था आईपीएस में। उसके बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और तमिलनाडु अपने गृह राज्य में चले गए और बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट बने। और उन्होंने वहाँ पे एक यात्रा निकाली, एन मक्कल यात्रा, शायद यही नाम था, जहाँ पे वो पूरा उन्होंने दौरा किया है पूरे तमिलनाडु का। और उन्होंने लोगों को आउटरीच किया है अपने आइडियाज़ से, बीजेपी की वैल्यूज़ के हिसाब से, बीजेपी के आइडियाज़ के हिसाब से। उनका मैंने इंटरव्यू देखा था एएनआई में स्मिता प्रकाश के साथ में। तो उन्होंने ये कहा था कि हमने आईएडीएमके इसलिए छोड़ी क्योंकि हम वहाँ पे जूनियर पार्टनर थे। जब हम जूनियर पार्टनर थे तो जो नैरेटिव था वो हम नहीं बिल्ड कर पाते थे, वो सीनियर मेंबर ऑफ द जो अलायंस है वो बिल्ड करता है। तो हमें आईएडीएमके के अनुसार चलना पड़ता था। और अभी भी मैं आपको एक चीज़ फैक्ट बताऊंगा दोस्तों, यहाँ पे जो आईएडीएमके ने जो अलायंस तोड़ी है बीजेपी के साथ, उनका यही कहना था कि ये जो अन्नामलाई साहब हैं, इन्होंने एमजी रामचंद्रन जो आईएडीएमके के फाउंडर थे, उनके खिलाफ अच्छी बातें नहीं की हैं, इसलिए हम ये अलायंस तोड़ना चाहते हैं। दूसरी चीज़ इन्होंने ये कहा अन्नामलाई जी ने कि सनातन धर्म हिंदू धर्म है, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में धर्म के लिए कोई इतनी बड़ी जगह नहीं है। वहाँ पे जो चीज़ मायने रखती है वो तो मायने रखती है तमिल आइडेंटिटी, तमिल कल्चर, तमिल लैंग्वेज। तो वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्राउड हैं अपने लैंग्वेज और अपने कल्चर को लेके। तो उनके लिए जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो बाद में आती है, पहले तमिल आइडेंटिटी आती है। लेकिन अन्नामलाई ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, मोदी जी की बेइज्जती भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि ये जो डीएमके गवर्नमेंट है ये बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है। उन्होंने ये बताया, एक साड़ी वितरण का एक प्रोग्राम था जिसमें पूरे राज्य में जो पात्र स्त्रियां हैं उनको साड़ियां दी जानी थी। तो उसमें उन्होंने कहा उन्होंने फैब्रिक में घोटाला करके डीएमके गवर्नमेंट में उसमें से 160 करोड़ रुपए का करप्शन कर लिया, ये उन्होंने कहा है। तो दोस्तों ये तो थी बीजेपी की बात, मोदी जी की बात और अन्नामलाई जी की बात। अब हम बात करते हैं द्रविडियन पॉलिटिक्स की, डीएमके की और आईएडीएमके की। द्विवेंद्र मुनेत्र कज़गम और ऑल इंडिया अन्ना द्विवेंद्र मुनेत्र कज़गम की। एक पार्टी को हेड करते हैं स्टालिन, दूसरे को हेड करते हैं पलानीसामी। तो अब बीजेपी क्या टारगेट कर रही है? बीजेपी टारगेट कर रही है कि हम डीएमके के प्रिंसिपल कंटेंडर बनेंगे। और प्रिंसिपल कंटेंडर बनने के लिए उन्हें किसे पीछे करना पड़ेगा? उन्हें पीछे करना पड़ेगा आईएडीएमके को। बीजेपी ये नैरेटिव बिल्ड करना चाहती है, मे बी इस इलेक्शंस में हम प्रिंसिपल कंटेंडर बनने के करीब जाएं। 2026 के जो स्टेट इलेक्शंस होंगे
उनमें हम प्रिंसिपल कंटेंडर हों और 2029 के जनरल इलेक्शंस में हम प्रिंसिपल कंटेंडर हों, पर इसके लिए उन्हें आईएडीएमके का स्पेस लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 2019 के जनरल इलेक्शन में भी आईएडीएमके का जो वोट शेयर था वो 30% था, डीएमके का 53% था। डीएमके लाई थी 38 सीटें और आईएडीएमके लाई थी 1 सीट। लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पे आईएडीएमके का जो वोट शेयर है वो 30 से 35% रहता है। तो बीजेपी उसको डिसलॉज करना चाहती है, खुद को प्रिंसिपल कंटेंडर बनाना चाहती है। मिस्टर अन्नामलाई भी यही कह रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है इन इलेक्शंस में 18% वोट शेयर का है। लेकिन ये तो देखिए, अब ये प्रिडिक्शन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन जब रिजल्ट्स आएंगे और ग्राउंड में क्या होता है, कितने आपकी जो लोग रैलीज देखने आ रहे हैं वो वोट्स में कन्वर्ट होता है, ये तो इलेक्शन के वक्त ही पता लग पाता है। अब ये जो द्रविडियन पार्टीज़ हैं, ये बीजेपी को बोलती हैं कि भारत देश की जो प्रजातंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, बीजेपी उसके खिलाफ है, बीजेपी कम्युनल है, बीजेपी माइनॉरिटीज़ के बारे नहीं सोचती। और बेसिकली देखिए, तमिलनाडु में जो चीज़ जिसके खिलाफ ये पार्टीज़ हैं, उनकी सोच ये है कि बीजेपी एक नॉर्थ इंडियन पार्टी है और ये हिंदी बेल्ट से आती है। और जो ये पार्टियां हैं ये इस फॉर्मूले के अगेंस्ट है, वन नेशन वन लैंग्वेज वन कल्चर। उनके हिसाब से उनकी जो तमिल लैंग्वेज है वो बहुत सही है। वो 2 लैंग्वेज फार्मूला जिसे कहते हैं इंग्लिश और तमिल से बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो 3 लैंग्वेज फार्मूला जिसमें हिंदी सम्मिलित होगी उसके टोटली अगेंस्ट हैं। उनका ये कहना है कि हमारे लोग, चाहे उन्हें हिंदी नहीं आती, फिर भी वो बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। आप किसी भी कंपनी के सीईओज़ को देख लें, बाहर जाके देख लें, जो तमिल लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। और हमारी जो सोसाइटी है वो इक्वलिटी पे बेस्ड है। हमारी सोसाइटी में जो नॉर्थ इंडिया की तरह जो हायरार्की होती है वो यहाँ पे नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि तमिलनाडु जैसे 100 आप फ़र्ज़ कीजिए 100 रुपया कंट्रीब्यूट करता है सेंट्रल किटी में टैक्सेस का, तो हमें सिर्फ 29 रुपये ही वापस आते हैं। तो ये कहते हैं हमारे साथ भेदभाव होता है, ये कहती हैं जो द्रविडियन पार्टीज़ हैं। तो उनका ये भी कहना है कि ये जो बीजेपी है ये सेंट्रल एजेंसीज को यूज़ करती है डेमोक्रेसी को खतरे में डालने के लिए, अपोजिशन को बंद करने के लिए। डीएमके के मंत्री हैं वी सेंथिल कुमार, उनको ईडी ने पकड़ लिया है, जेल में डाला हुआ है। फिर वो कहते हैं जो गवर्नर साहब हैं तमिलनाडु के, रवि जी, वो भी बीजेपी के एजेंट बन के काम करते हैं। 2022 में एनईटी बिल पास हुआ था, तो उसमें उन्होंने उस लेजिस्लेशन को, चाहे वो हाउस में पास की हो गई थी, लेकिन उसे वो प्रेसिडेंट के पास नहीं भेज रहे थे साइन करवाने के लिए। फिर उनका ये इस बार भी 2024 में ही उन्होंने कस्टमरी स्पीच भी नहीं दी लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो उनका ये कहना है कि बीजेपी अपने जो एजेंसीज हैं या अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स हैं गवर्नर की, उसके थ्रू जो स्टेट्स हैं उनको ट्रम्प करना चाहती है, उनको डिसलॉज करना चाहती है, स्टेबिलिटी नहीं आने देती बीजेपी। तो उनका यही कहना है कि अगर बीजेपी इस बार भी आई तो डिक्टेटरशिप आएगी। हो सकता है बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दे, हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनवा दे। तो ये जो नैरेटिव है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चलता है तमिलनाडु। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा व्यूअर्स, तमिलनाडु में कास्ट कंसिडरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, कास्ट बेस्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वनियार्स की पार्टी अलग, थेवर्स की पार्टी अलग, और मतलब अलग अलग कास्ट अलग अलग पार्टीज़ को वहाँ पे वोट देती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ उनके लिए मायने रखती है, वो मायने रखती है तमिल आइडेंटिटी, तमिल लैंग्वेज, तमिल कल्चर। उससे ऊपर उनका कुछ नहीं है। और जब वो देखती हैं कि उत्तर भारत से एक पार्टी आती है, हिंदी बोलने वाली पार्टी, जो ब्राह्मण पार्टी है और वो कम्युनल भी है, तो वो उस चीज़ को उनके लिए ना एक पैराडॉक्स सा बन जाता है। उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती हम इसे वोट कैसे दें, ये तो हमारे आइडियाज़ के ही खिलाफ है, ये तो हमारे यहाँ हिंदी लाना चाहती है, हमारे पास तो तमिल है जो सबसे पुरानी भाषा है दुनिया की। तो ये अन्नामलाई जी जो भी कहें, मोदी जी जो भी करें, इसका रिजल्ट का पता तो हमें 4 जून को ही पता लगेगा।
बीजेपी कोशिश तो कर रही है। अन्नामलाई एक बहुत फेरी ओरेटर हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें जो बीजेपी की आउटरीच है वो तमिल आइडेंटिटी के साथ जेल कर पाएगी, उसके साथ समावेश हो पाएगी? ये तो हमें वक्त ही बताएगा कि बीजेपी कैसे, किस तरह से तमिलनाडु में सीट्स ला सकती है। इसके लिए बीजेपी को तमिल एस्पिरेशंस को, तमिलनाडु की जो सोच है उसके साथ खुद को सामंजस्य में लाना पड़ेगा, और ये एक बहुत छोटा वक्त में नहीं होने वाला। इसके लिए वक्त लगेगा कि वहाँ के लोगों के लिए बीजेपी की एक्सेप्टेंस आए। बीजेपी स्टार्ट तो कर रही है, अन्नामलाई कोशिश कर रहे हैं, मोदी जी भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए वक्त चाहिए। और शायद बीजेपी की भी यही सोच है। अभी बीजेपी वहाँ पे एग्रेसिव हो रही है इलेक्शंस में, एआईडीएमके का स्पेस लेना चाहती है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में। जैसे कि मैंने आपको बताया, एआईडीएमके कंसिस्टेंटली हर इलेक्शन में 30 से 35% वोट शेयर लेती है, और 67 से बाद में तो आज तक किसी भी नेशनल पार्टी ने तमिलनाडु में अपने बल पे सरकार नहीं बनाई है। या तो उन्हें आईएडीएम के साथ अलायंस में आना पड़ा है या डीएमके के साथ अलायंस में आना पड़ा है। तो बीजेपी को तमिल आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट देके, तमिल लैंग्वेज को उसकी यथा उचित जगह देके जो कि वो डिज़र्व करती है, तमिल एस्पिरेशंस को ख्याल में रख के ही अपनी पोल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और तभी बीजेपी वहाँ पे सत्ता में आ सकती है या लोकसभा में अपने मेंबर्स वहाँ से जितवा के भेज सकती है। पिछली बार 2014 में इनका कन्याकुमारी से पॉन राधाकृष्णन जीते थे, लेकिन ये तब अलायंस थी इनकी। तो अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो का अंत करना चाहूँगा। मेरा नाम अमित महाजन है। मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।